आज हम लोग अलजेब्रा का आखिरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अलजेब्रा नहीं, अलजेब्रा खत्म इसके बाद। जो फोटो खींच के घर में उतार उसका पायलट बनाया है, मेरे मैंने पाए अच्छा लगा खिंचाएंगे, जल्दी चैप्टर खत्म हो गया। इसको भी अगर ऐसे बनाएंगे हम लोग तो जल्दी खींच जाएगा, जल्दी बन जाएगा। वैसे ही करेंगे तो खत्म हो जाएगा, इसी महीने में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल ये चैप्टर का नाम है वेरिएशन। आखिरी चैप्टर अलजेब्रा का है कि आपके लिए कोई नया चैप्टर भी है नहीं, हालांकि चैप्टर तो पहली बार पढ़ेंगे आप, लेकिन इसका आइडिया, इसका कॉन्सेप्ट, इसका थ्योरी, गैस का इंट्रोडक्शन आपको हम गैस लॉ में पढ़ाया है। गैस लॉ का पूरा एक क्लास इसके ऊपर था, याद आ रहा है? बिल्डिंग, घर, प्रमोटर, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, उसके फिर से देखना पड़ेगा। हम फिर इसको रिसेंड कर देंगे एक बार, आप जो भी रिकॉर्ड हो रहा है इसको भी सेंड कर देंगे, आप उसको देखिएगा। फिर से पूरा कहानी बोल दे रहे एक बार, उसको देखिएगा, इसको देखिएगा। इसका इंट्रोडक्शन ही मेन, अगर कर ली इंट्रोडक्शन तो आपका चैप्टर बहुत आसान है। जो चैप्टर बना के हम लोग गए भी आए इससे पहले, उससे नहायत ही आसान है। देखें फिर मुश्किल 4-5 सम भारी है, बाकी सब समान हुआ। क्या माने है वेरिएशन का? वेरिएशन के आम माने अगर हम देखें, इसके आम माने होता है चेंज। अगर समझने के तो अगर माने समझ के आम माने होता है चेंज, लेकिन ये चेंज कैसा चेंज है? हम आप लोग को इससे पहले भी कई बार बताया है जब गैस लॉ पढ़ा रहे थे, या फिर बोलते रहे एक बार कि हमारे लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि देखने में तो बिल्कुल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग तबई मकदार है, और अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फैक्टर्स है, लेकिन वो दोनों आपस में बहुत स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है। वो स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई एक चीज़ में तब्दीली होती है तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ता है। कोई अगर एक घट रहा होता है तो दूसरा बढ़ रहा होता है, कभी कोई एक बढ़ रहा होता है तो कोई दूसरा एक, बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा सा एग्जाम्पल क्या है हम लोग का? स्पीड एंड टाइम। अगर ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र में 3 चीज़ें होती हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हम अभी डिसाइड करते हैं डिस्टेंस। स्पीड और टाइम के बीच में देखते हैं रिलेशन में। आप देखिएगा कि स्पीड टाइम जो है तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड का डेफिनेशन अलग है, टाइम का डेफिनेशन अलग है। स्पीड का यूनिट अलग है, टाइम का यूनिट अलग है, लेकिन दोनों आपस में बहुत स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है। कि अगर आपका स्पीड कभी किसी वजह से बढ़ता है, आपके सफ़र की रफ्तार बढ़ती है, तो क्या होता है? टाइम का असर पड़ता है। टाइम क्या होगा? लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम एक अलग चीज़ है और मतलब स्पीड एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। स्पीड बढ़ जाता है तो टाइम आपका बढ़ जाता है। अगर आपका स्पीड कम हो गया तो एक चीज़ अगर बदल रहा है तो उसका असर दूसरे पर पड़ रहा है। हाँ, शर्त ये है कि डिस्टेंस कम से कम कांस्टेंट है। डिस्टेंस कम से कम कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप उसके साथ मोहाली के एग्जाम्पल ले लें। यहाँ से मेरे इस कमरे से अच्छा तो मोहाली कुछ दूरी होगी, आप चलेंगे, आप भी जाएंगे, या आप भी यहाँ निकल के स्कूल की तरफ जाएंगे, तो किसके लिए दूरी ज़्यादा हो? किसके लिए दूरी ज़्यादा हो? अगर बाई रोड अगर आप जाएँ तो किसके लिए दूरी ज़्यादा हो? बोलिए। मतलब आपके लिए दूरी ज़्यादा होगी यहाँ से मोहाली के स्कूल तक, आपसे दूरी ज़्यादा होगी, आपके लिए ज़्यादा होगी, आपके किसके लिए ज़्यादा होगी? सबके लिए बराबर होगा ना। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। कि डिस्टेंस तो घट बढ़ नहीं सकता। एक स्कूल जहाँ आपका है, जहाँ पर घर है, मान लीजिए हम लोग का एक कमरा है, तो पूरी हो जाएगी, डिस्टेंस कभी घटे बढ़ेगा नहीं। बोल घट बढ़ सकता है? ऐसा वो मंडी सामने चला है, थोड़ा चला है, दूध को बहुत ध्यान रखो, हम लोग चला गया, रिलायंस से शुरू कर रहे हो, कुछ नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो अब इस बिना में आप मान सकते हैं कि कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन देर में पहुंचेगा। चलिए मान लीजिए हम लोग का कह रहा है आपका शाजिया नाम है, और मान लीजिए आपका नाम है इशरत जान, आपका नाम महजबी, इशरत और शाजिया, ये तीनों निकली, हम स्टार्ट किए एक साथ, और मैं यही पहले पहुंच गई।
और उसके बाद पहुंची ईशा, ये बहुत लेट है पहुंची। तो क्या मतलब हो सकता है इसका? डिस्टेंस तो एक ही है, इसने टाइम कम लिया, जल्दी पढ़ लिया, मतलब टाइम इसने कम लिया, उसने उससे कुछ ज़्यादा नहीं, इसने सबसे ज़्यादा लिया। इसका पर टाइम ज़्यादा कम क्यों लगा इन लोगों को? किस वजह पे लगा होगा? चखाए लगी थी स्पीड, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगा होगा, जिसकी स्पीड कम होगी टाइम उसका। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि स्पीड और टाइम में इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन समझा चुके हैं क्लास गैस लॉ में कि स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, तो दोनों में उल्टा रिलेशन है। तो क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। इसको बहुत जल्दी नहीं रहे, मतलब पढ़ा चुके हैं एक बार इसको, फिर देखिए फायदा कुछ नहीं, आप लोग फिर दोबारा वीडियो देख लेंगे, तो लोग क्लास अटेंड नहीं किया होगा वो देख लेंगे। तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों में कौन रिलेशन है? जी इनडायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन बीच में कंडीशन था क्या कि स्कूल एक ही है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम जो कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए अब यहाँ से हम बोले 3 आदमी, फिर ये तीनों को पकड़ते हैं, इन तीनों को पकड़े, तीनों निकली और हम बोले जाओ देखिए स्कूल पहले कौन जाता है, स्कूल पहले कौन जाता है। तो ये चेप पहुँच गई, ये पहुँचे महाराजा, ये पहुँच गई दुलवारी, और ये पहुँची है केशवराम स्कूल। तू बोलेगी पहले पहुँच गया, पहले पहुँच गया। तो कौन पहले में वो जल्दी पहुँचा, कैसे मालूम करेगी? मैं क्लियर नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इससे कम ज़्यादा है। अगर आपको किसकी रफ्तार ज़्यादा होने से टाइम किसका कितना लगा, स्पीड के मेरे पर टाइम में क्या फ़र्क आया, अगर आपको ये मेजर करना है तो सबका स्कूल आपको एक रखना होगा। अलग अलग स्कूल कर देंगे तो ये निकली जल्दी लेकिन पहुँचेगी लेट में, ये निकली लेट लेकिन पहुँचेगी जल्दी। तो क्या बोले, देखिए हम निकले थे, जल्दी पहुँच गए स्कूल, तो उसका स्कूल के करीब था ना, तो मेजरमेंट ठीक होगा। ये सब बात गैस लॉ में समझा रहे थे चीख करके कि सीधे बॉयल्स क्या कहता है अपने लॉ में, तो कांस्टेंट रखा है, ठीक है ना। तो अगर आपको देखना है कि किसके स्पीड के बिना पर टाइम किसका कम बेसी लग रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी आपको है कि आपको स्कूल का डिस्टेंस कांस्टेंट रखना पड़ेगा। नहीं देख सकते एक तो चलेगी बैतूल मालूम कि हम तो और पहले पहुँच गए, क्योंकि हम तो उनका नाम तो नहीं बोला स्कूल, हमसे बोले स्कूल जाओ, और ये चल जाएगी बरदल्ला हाई स्कूल, और इससे पहले भी एडवार स्कूल सचेत स्कूल है, और यहाँ छुट्टी चली जाएगी। तो अगर आपको टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन देखना है, कुछ लोगों के रफ्तार टाइम और स्पीड के बीच में, तो आपको डिस्टेंस को वो ना आप नहीं कर पाएगा। सोच के देखिए आप, बहुत टफ काम है, फिर आप इधर नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ ना एक चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब इसी में एक चीज़ और हम एक और काम करते हैं इसी में। अब अगर हम स्पीड को कांस्टेंट करें, कैसे देखिए, मान लीजिए फिर यही लोग तीनों का मिसाल, अपने चीज़ों को छोड़ दो, लड़का लोग का लेते हैं, आदिल है, कसीम है, और हम लोग का जैद है, आदिल कसीम जैद, ठीक है। दोनों दौड़े 1 घंटे तक दौड़े, ये दौड़े 1 घंटा पर स्टार्ट की, चाबी दी, दौड़, दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं। तो हमने देख कसीम 1 घंटा में खिदुर पहुंच गया, ठीक है। ये 1 घंटा में अभी सिकलैंड में, और 1 घंटा में रामनगर में, दौड़ा 1 ही घंटा, दौड़ा 1 ही घंटा, दौड़ा 1 ही घंटा, लेकिन एक डिस्टेंस ज़्यादा लिया, एक डिस्टेंस कम लिया, और एक डिस्टेंस जो मीडियम लिया। किस बिना पर हुआ? तो इस केस में डिस्टेंस में और स्पीड में क्या रिलेशन है बताओ? तीनों दौड़ा 1 घंटा दौड़ा, ये दौड़ा है 1 घंटे, ठीक है, तीनों दौड़ा है 1 घंटे। अब दौड़ा कैसे भी नहीं बोले, ठीक है, अभी तीनों दौड़ा 1 घंटे, ये पहुंच गया कौन पहुंचा खिदरपुर, ये पहुंचा सिख लाइन, तो पहुंच गया रामनगर। यहाँ पर कौन चीज़ कांस्टेंट है? अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो तीनों तो खिदरपुर पहुंचता,
तो टाइम एक ही घंटा टाइम सब में कॉमन है, तो टाइम सब में कांस्टेंट है, ठीक है। जब टाइम सब में कांस्टेंट है तो उसी खास टाइम में ज़्यादा स्पीड किसका रहा होगा? जो खिड़की में पहुंचा होगा, है ना। सबसे कम किसका रहा होगा? रामनगर पहुंचे। इसका मतलब क्या? जितना ज़्यादा स्पीड होगा आप डिस्टेंस में उतना कम स्पीड होगा तो कम डिस्टेंस कवर करेंगे। बस अब कंडीशन क्या आपका कि टाइम कांस्टेंट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कौन कितनी रफ्तार से कितना दूर जाएगा कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए आपको टाइम को फिक्स करना होगा। तो ये बात सही है। अब वो दौड़ के 1 घंटा पहले खिदिर को 5 घंटा दौड़ के गया धर्मतल्ला, मैं देखा पहले आप तो ज़्यादा दूर चले आए थे, तो टाइम तो बहुत लिया ना। मेरी बात समझ में? तो किसका रफ्तार अच्छा है कैसे मालूम होगा? टाइम को आपको मतलब 2-3 फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो कोई ना कोई एक को आपको फिक्स करना होगा, तब आप ये दो के बीच में रिलेशन चेक कर पाएंगे। यही काम गैस लॉ में था। जब बॉयल्स लॉ देख रहे थे वो आप क्या था? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ क्या किया? प्रेशर और वॉल्यूम को पकड़ा तो टाइम को कांस्टेंट रखा था। और चार्ल्स में क्या देखा था हम लोग? प्रेशर कांस्टेंट था और टेम्परेचर वॉल्यूम चल रहा था। हाँ, मास दोनों में कांस्टेंट था, गलत बात है। बात समझ में आ रही है? मतलब जब 3 क्वांटिटी अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट करके ही आप उन बाकी दो के बीच में रिलेशन पकड़ पाएंगे। क्या रिलेशन पकड़ पाएंगे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये पूरा कहानी बोल चुके हैं, पूरा बता रहे हैं मुझसे। फिर डायरेक्ट रिलेशन को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली वेरी बोलते हैं। सारा केस नाम लिखाया करके और फिर उसको कॉपी में लेकर नोट कर लीजिएगा। अगर गैस लॉ में नोट नहीं किया, मैथ के लिए तो नोट करना पड़ेगा, तो मैथ के लिए उसको आप नोट कीजिएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं। आपको पूरा वो देखना पड़ेगा। देख लेंगे ना, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 तरह का रिलेशन लोगों के पास है, डायरेक्ट रिलेशन और क्या इनडायरेक्ट रिलेशन। कैसे लिखते हैं आपको पता है? डायरेक्ट रिलेशन कैसे लिखते हैं? मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और एक फिजिकल क्वांटिटी बी है। अगर इन दोनों के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन है, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? ए प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों के बीच में अगर उल्टा रिलेशन है, क्या लिखते हैं हम लोग? नहीं, क्या लिखते हैं? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब 2 फिजिकल क्वांटिटी को देख रहे थे तो मसला नहीं, लेकिन जब 3 फिजिकल क्वांटिटी आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो आपको किसी को कांस्टेंट करना ही पड़ेगा, वरना आप रिलेशन चेक ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल उठा ले, आप चेक ही नहीं कर पाइएगा कि किसका असर किसके ऊपर है। आपको किसी को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। आज समझ में आ रही है? चलिए, तो सारा कहानी बता चुका, पूरा भले की दोबारा नहीं है, लेकिन आप लोग दोबारा देख लेंगे जरूर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई सम आएगा वेरिएशन में तो सबसे पहले लोग करते क्या है? इस साइन को हटाते हैं। और साइन को इस वेरिएशन में साइन को हटाते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? a इक्वल टू के बी लिखते हैं। यहाँ पर के बारे में क्या बोलते हैं? वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर हम ये भी कहानी बताया था कि अगर a बटे बी रहेगा इक्वल टू ऐसे क्या कर सकते हैं, या मैं ऐसे ही बोल रहा था कि a बाई बी इक्वल टू कांस्टेंट। बस यहाँ पर क्या बताया था? a इंटू बी इक्वल टू के, a इंटू बी इक्वल टू, याद है? कहानी बोल चुके हैं, सिर्फ माइंड में मैं कहा भूल गया तो याद आ गया। फाइनली यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म देख रहे हैं ना, रेशियो मतलब ये वाला था। अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी का फ्रैक्शन यानी कि उसका रेशियो वाला फॉर्म अगर कांस्टेंट है, अब इसके माने क्या बताएंगे भैया? अगर a बाई बी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या? ए बी के बीच कौन रिलेशन होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बोलो। अगर a बटे b कांस्टेंट है तो a b के बीच कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट है ना। और अगर a और b को मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट आ रहा तो कौन सा रिलेशन? इनडायरेक्ट। तो मान लीजिए
कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का कुछ वैल्यू दिया है, सपोज कीजिए कोई एक वैल्यू मान लीजिए एक्स है, तो एक वैल्यू वाई, एक्स का बहुत सारा वैल्यू दिया, एक वाई का भी बहुत सारा, ये बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल मान लीजिए एक थैला रखा है, उसमें एक्स का वैल्यू भरा हुआ है, एक थैले में वाई का वैल्यू भरा हुआ है, यहाँ से एक एक्स का वैल्यू निकाले, यहाँ से वाई का वैल्यू, दोनों को झरक लें, दोनों को मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 30 आया, मान लीजिए 30 आया, फिर एक वैल्यू निकाले, फिर एक वैल्यू यहाँ से निकाले, फिर मल्टीप्लाई 30 आ रहा, फिर एक वैल्यू निकालें एक्स का, एक वैल्यू वाई का निकालें, फिर मल्टीप्लाई करें, बार 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 जब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, बार बार 30 आ रहा, बार बार 30 आ रहा, एग्जाम्पल 30 का दे रहे हैं, बार बार 30 आ रहा है, बार बार 30 आ रहा है, इसका मतलब क्या, एक्स और वाई के बीच में कौन रिलेशन हुआ है, ठीक से बोलो, इनडायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करके बार बार अगर एक ही नंबर आ रहा है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कौन रिलेशन है। और अगर ऐसा अगर डिवाइड कर ले, मान ले एक तो वैल्यू एक्स का निकाला, एक तो वैल्यू वाई का निकाला, डिवाइड किया, मान लीजिए 20 आया, फिर एक बार एक्स का लिया, फिर एक बार आने दीजिए, और फिर वाई के एक बार लिए, फिर डिवाइड किया, फिर 20 आया, फिर एक बार एक्स का लिए, फिर एक बार वाई का लिए, फिर लिए, फिर 20 आया, फिर एक बार एक्स का लिए, फिर एक बार वाई का लिए, फिर 20 आ रहा। मतलब दोनों को डिवाइड करके बार बार अगर आपको एक ही नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इसके एग्जांपल के लिए आप लोग बिल्कुल जरा बुक निकाल लीजिए, जरा एक बार हम बुक से जो दिखा दे रहे हैं आप लोग को, एक आदमी हम दिखा दे रहे हैं, बुक नहीं सब खोल के रखे मेरे पास में, तब समझ में आपको आएगा। कितने पेज में भी वेरिएशन, ये आप वैल्यू बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए पेज नंबर 195 देखिए, ये ना बक्सा बना हुआ देख रहे हैं आप, बता के दिखा रहा आपको, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बताने तो आपको वो भी लेना पड़ेगा ना, यही दिखा रहे करके देखिए आप। देखिए एक बक्सा बना हुआ, ग्राफ का तरह बक्सा बना हुआ, देखिए क्या दिया हुआ है, क्या वैल्यू है जी, 4 या 5, मान लिया ए यहाँ पर बी है, ए में कौन कौन सा दिया हुआ है, 25, 45, 30 है, 25, 30, 45, 250, फिर 10, 12, 18, 100। अब आपको आपसे पूछा है कि ये समझ रहे कि थैला में ए का वैल्यू दिया, बी का एक्स का वाई का वैल्यू दिया, वैसे समझिए कि एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर ए का 5 वैल्यू दिया हुआ, 4 वैल्यू, और बी का भी 4 वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। जब बी का 10 है तो ए का 25 है, बी का 12 है तो ए का 30 है, आपको ऐसे वैल्यू दे दिया, आपको चेक करने बोला है कि दोनों के क्या रिलेशन है, तो क्या करेंगे हम लोग, दो ही तो तरह का रिलेशन है, एक बार मल्टीप्लाई करना, एक बार डिवाइड करना, ठीक है। देखिए कहाँ पर बराबर आ, आप बोलिए पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, पहले मल्टीप्लाई करें, चलिए पहले a इंटू पहला कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, पहला केस में a इंटू b कितना होगा, 25 इंटू 10 कितना होगा, 250, फिर a इंटू b करेंगे कितना होगा, देखिए 30 इंटू 12 कितना होगा, 60, दूसरा केस, फिर तीसरा केस कीजिए, a इंटू b कितना होगा, 45 इंटू 18, 18 5 90 का दिमाग का बचा 9, 18 चौके 72, 72 9 81, ठीक है। फिर 4 नंबर में कीजिए, ए बी का वैल्यू कितना होगा, 250 इंटू 100 कितना आया, 25, क्या तीनों चारों जैसे बराबर वैल्यू आया, बराबर है, इसका मतलब ए बी के बीच में कौन रिलेशन नहीं, बराबर तो नहीं आया, बराबर तो नहीं आया ना, तो हम ये बोल सकते हैं जब ए बी को मल्टीप्लाई करके बराबर वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब ए बी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होता तो हर बार वैल्यू क्या आता, बोला कांस्टेंट होता, हम समझा रहे कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, अगर ये बार बार 250 250 250 तो बार बार एक ही नंबर आता है, इसका मतलब क्या
हम ये देख रहे थे कि ए और बी को बार बार मल्टीप्लाई करके एक ही नंबर आ रहा है, मतलब इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कम भी नहीं आ रहा ज़्यादा भी नहीं आ रहा, बार बार एक ही जैसा, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर आया कांस्टेंट? नहीं आया। अब एक काम करते हैं, क्या हम डिवाइड कर देते हैं, ए बाई बी, ऊपर बी नीचे 25/10 घटेगा, देखो 5 5 25, 5 दूना 10, 5/2 आए। फिर दूसरा केस देखो, समझ जाओ कांस्टेंट समझ जाओगे तो तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छा रहेगा बनाने में। ए बाई बी कितना 30/12 कितना का बोलिए 6/30, 6 दूना 12, 6/30 ना 5/2 तो सेम आ रहा। 3 नंबर देखो ए बाई बी कितना होगा 45/, बोलो 9 5 45, 9 दूना 18, 5/2। फिर देखो चौथा वाला केस भी तुम देख लो कितना होगा ए बाई बी कितना है 250/, 0 कट गया, 5 5 25, 5 दूना 10, तो क्या 5/2, देखो सब से आया। तो ए बाई बी का वैल्यू बार 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 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब सेम मतलब कांस्टेंट हो गया, एक ही ऐसा नंबर आ रहा है। तो हम ये बोल नहीं सकते कि ए बी की जो कॉर्डिनेशन डायरेक्ट बोला डायरेक्ट मैम कालू सुन बोला है, तो ए बाई बी की भी कॉर्डिनेशन होगा, ये जो हम लिख रहे हैं कि अगर ए बाई बी कांस्टेंट तो डायरेक्ट रिलेशन ए इंटू बी कांस्टेंट, तो मतलब क्या, तो कांस्टेंट का मतलब क्या कि इन दोनों को जो जैसा भी वैल्यू आए जरब करेंगे बार बार एक ही आए, कुछ भी वैल्यू हो जरब करेंगे बार बार एक ही वैल्यू आएगा। और यहाँ पर क्या मतलब क्या कि कुछ वैल्यू डिवाइड करेंगे तो बार बार एक ही वैल्यू आएगा। आप लोग से पूछा लोग क्या करें, आप लोग बोले सर मल्टीप्लाई, हालांकि आपको देख के लग रहा डिवाइड करने में आ जाए, आप लोग बोले तो करके दिखा दिया, आप लोगों को समझाना ए बी को मल्टीप्लाई किया 250 आ रहा, आगे चेक किया हम 60 आ गया, 250 260 आ गया, फिर चेक किया फिर अलग आ गया, तो बार बार तो अलग अलग आ रहा, मतलब सेम तो नहीं आ रहा, मतलब कांस्टेंट नहीं है, सेम मतलब समझिए कांस्टेंट मतलब समझिए सेम, तो बार बार सेम नंबर तो नहीं आ रहा, इसीलिए इसका मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ए बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ए बी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और यहाँ क्या देखा ए बाई बी के बीच ए बाई बी का वैल्यू बार बार सेम आ रहा है, बार बार सेम आ रहा है, यानी कि ए बाई बी का वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ए बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? उसको पॉज कीजिए, एक बार आप लोग ये वाला चेक कीजिए 2 नंबर। तो ऐसे आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछा है कि बताओ डायरेक्ट रिलेशन होगा इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, तो हम क्या किया पहले और मल्टीप्लाई किया ए बी इंटू निकाला। अगर वाकई इस ए बी के बीच में अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होता तो ए इंटू बी का वैल्यू क्या आता, बार बार सेम आता, तो लेकिन आया नहीं, इसका मतलब दोनों के बीच पे इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो डायरेक्ट ही होगा, इसके अलावा तो फिर भी करके दिखा दिया उसको, ठीक है। अगर पहले इसी को पकड़ते तो सेम आता, तो डायरेक्ट रिलेशन मालूम हो गया, उसको तो कर भी नहीं करते, बात समझ आ रही है। ऐसे आप लोग घर में पेज नंबर 190 में एप्लीकेशन नंबर 7 और एप्लीकेशन नंबर 8 तो पाउच करो ये बस कांस्टेंट समझने के लिए कांस्टेंट बोलते हैं, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। तो पेज नंबर 190 में 7 नंबर 8 नंबर आपको घर में खुद से चेक करना। तो बात को समराइज करें, हम थोड़ा छोटा करें, खुलासा बात का ये है कि 2 फिजिकल क्वांटिटी को अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो और बार बार मल्टीप्लाई करने में उसके अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर मल्टीप्लाई करने आते हैं, बार बार एक ही वैल्यू है, इसका अलग वैल्यू ले रहे हैं, वाई का अलग वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन बार बार वो मल्टीप्लाई करके एक ही आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से बार बार सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या ए बी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन। और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, बार बार डिवाइड कर रहे हैं सेम आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं सेम आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं सेम आ रहा है, इसका मतलब
उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है ना? नहीं समझिए? अब एग्जाम्पल ले आते, मान लीजिए नेचुरल एग्जाम्पल ले, पढ़ाई लीजिए, शॉर्ट एग्जाम्पल लीजिए। समझे कांस्टेंट किसका बोलते हैं? यस सर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अब कांस्टेंट को आपको और क्लियर करके बताते हैं कांस्टेंट के माने। इससे पहले हम क्या किया था कि हम क्या बताया था, आप चला हुआ है ना, हम क्या बताया था कि आपको सम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले इस साइन को हटाना होगा। इस साइन को हटा करके आपको एक कांस्टेंट लगाना होगा। बता दें इसको, नोटिस हो चुका है ना? तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब आम भाषा में हम क्या समझते हैं? सेम नंबर। कांस्टेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेम नंबर। तो कांस्टेंट का जो वैल्यू है किसी खास पार्टिकुलर कंडीशन में, किसी खास कंडीशन में कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो कभी अलग नहीं है, सेम है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस पार्टिकुलर कंडीशन पे a/b यानी कि a/b का रेशियो यानी कांस्टेंट बार बार सेम आ रहा है, अलग नहीं हो सकता। तो किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा एक ही रहेगा। बात समझ में आ रही? चाहे वो डायरेक्ट रिलेशन का हो, चाहे वो इनडायरेक्ट रिलेशन का है। कांस्टेंट को और क्लियर कर, कांस्टेंट का आम भाषा समझे अगर आपको, जैसे मान लीजिए ये 6 क्या, ये एक नंबर है। देखिए नंबर भी कांस्टेंट एक तरह का, ये नंबर भी एक तरह का, क्यों ये नंबर एक तरह का कांस्टेंट है? मान लीजिए अगर आपको बने कि आप 6 को तुम अपने बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ, 6 को दिखाओ 6 कैसे होता है, आप कैसे दिखाओ? अपने बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ 6 कैसे होता है, ऐसे दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, ठीक दिखाओ 6, दिखाओ दिखाओ, सब दिखाओ ना। तो सब ऐसे ही किया, समझ गया ना? कोई ऐसा किया है 6 हाँ जी, कोई ऐसा किया? अभी बाहर अगर पूछेंगे कि किसी का आदमी जब वो 6 दिखाओ तो वहाँ से कैसे होगा? तो बोलेगा इसे 6 ऐसे बोलेगा, ऐसे ये 6, वो भी यही बोलेगा, वो भी ऐसे ही बोलेगा। इसका मतलब क्या? 6 जो है इसको इलाके में 6 को 6 सब इतना ही मान जाए, कोई इसको 6 तो यहाँ छोड़ दे, मट्टे में चली जा। आज पूछ कर मैं पूछ 10 में कितना बोलेगा? 6 कैसे बोलेगा? जापान चली जा, जापान चली जा, जापान जा, वहाँ पूछ क्या दिखा, क्या बोलेगा? ऐसे दिखाएगा? अमेरिका चली जा, चाइना चली जा, बात सही आ रही है? तो बोलने का मतलब ये है, इस 6 का मतलब 6 हमारा आप नहीं मान रहे, पूरी वर्ड में 6 मान, तो 6 कांस्टेंट नहीं हुआ। अगर मान लो यहाँ पर, अगर मान लो चले गए बांग्लादेश, वहाँ पर 6 कैसे दिखता है? बता रहे हो तो क्या होता है? कितना मुश्किल होता? नहीं कितना मुश्किल होता? तो पगला है था तो मतलब 66 बोलता 55 ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन तो बोलने का मतलब है कि जो एक नंबर है इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी गड़बड़ नहीं सकता। ये मतलब मेरे पास 6 के जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, आपके पास भी वही कॉन्सेप्ट, वही आइडिया है। पूरे वर्ल्ड में 6 के माने में 6 जो 6 है बस वही 6, कोई 6 के माने में एक्स्ट्रा 6 से ज़्यादा तो समझता नहीं। ठीक है ना? पक्का पक्का। तो बोलने का मतलब ये है कि जितना भी नंबर सिस्टम लोग नंबर है, हम लोग अगर एक से गिनती देखें हम लोग, सब नंबर अपने आप में क्या है? चलो मान लेते हैं 100, तो 100 के माने आपके पास अलग है, मेरे पास अलग है, उसके पास अलग है, उसके पास अलग है, बोलो ना, सबके पास 100 का मतलब एक ही है। ठीक है ना? तो ये सब नंबर क्या एक तरह का कांस्टेंट है। अच्छा, अगर किसी कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड कर, किसी कांस्टेंट में जैसे मान लो ये 100 कांस्टेंट है, ये 6 भी क्या है? चलो 100 और 6 को हम ऐड करें तो आया 106, तो 106 भी तो अपने आप में कांस्टेंट है या नहीं है ना? कांस्टेंट। अच्छा चलो मेरा मन क्या, 100 माने 6 घटा दें, कितना हुआ? 94। तो ये भी तो अपने आप में कांस्टेंट है।
94 कांस्टेंट नहीं है, ये बात सही है। इतना हम चावल के बस्ता रखते हैं, सबको बोले 94 ग्रेन्स को तुम अलग अलग करो, सबका अलग अलग होगा, ज़्यादा किसी कम किसी का वैसी हो। दाना को बोलो 94 दाना को अपने हाथ में जमा करो, ज़्यादा कोई भूल कर करेगा कोई क्या बराबर होगा? अगर सही चुना तो बराबर, अगर बोल देगा 500 रुपया मिलेगा तो पक्का बराबर होगा। ये बात समझ आ रही है? तो अगर हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली कि 500 नहीं देंगे, बोलेंगे 500 छड़ी मारेंगे तभी बराबर होगा। तो अगर हम बोलेंगे कि एक चावल का बच्चा देंगे, बोलेंगे सबको 94 ग्रेन्स को दाना को अलग अलग अपने हाथ में जमा करना है, जिसके पास कम होगा वही 500 छड़ी मारेगा, जो कम ज़्यादा वही 500 छड़ी मारना है। क्या करेगा सब? जब देखेंगे सबके हाथ में दाना का मिकदार तो 96 कांस्टेंट होगा ना कि सब 96 94 का माने सब एक ही शब्द। 100 क्या था? कांस्टेंट क्या था? कांस्टेंट में जोड़ा कांस्टेंट क्या आया? कांस्टेंट से कांस्टेंट माइनस किया क्या आया? कांस्टेंट आया। अच्छा मान ले हम 100 पर 6 को मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा? 6 तो कांस्टेंट नहीं है, अगर हम 100 को और डिवाइड कर दे 5 कितना आएगा? बोलो बोलो कितना आएगा? 20 आएगा। हम डिवाइड की 20 आएगा, हम डिवाइड कितना आएगा? 20। आप दीजिए कितना है? 20। आपका कम आएगा, आपका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा कितने कम आएगा? ज़्यादा कर दीजिए होगा, सबका ही सेम आएगा। अगर डिवाइड जैसे कर रहे हैं तो क्या होगा? सेम आएगा। बहुत गहरी बात समझा रहे हैं, कांस्टेंट समझ रहा है? तो मतलब ये बोलने का मतलब बात थोड़ा सही है कि अगर कांस्टेंट में कांस्टेंट को ऐड कर दे तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस कर दे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कर दे तो कांस्टेंट। यही बात बोलना था, ठीक है ना? पक्का? तो अच्छा अब मान लो किसी एक क्वेश्चन में मान लो कि x प्रोपोर्शनल टू y लिखा हुआ है, मान लेते हैं हमने x इक्वल टू k लिखा, और k के बारे में क्या बोलते हैं कि k कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट नंबर होगा जो सब मान लो। अच्छा k कांस्टेंट है, अच्छा 1 कांस्टेंट है या नहीं? है 1 कांस्टेंट इसका मतलब k तो हम खुद ही बोल रहे कांस्टेंट है, जब k कांस्टेंट है 1 भी कांस्टेंट है तो k प्लस 1 क्या होगा? बोलो k पर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? 1 तो पता है कांस्टेंट है, k तो खुद बोल रहे कांस्टेंट है, तो हमने सभी वो मान लिया हम लोग कि कांस्टेंट है, तो k प्लस 1 में क्या होगा? क्योंकि देखा हम लोग कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो कांस्टेंट। अच्छा अगर कांस्टेंट में कांस्टेंट से माइनस कर दो तो ये इसका वैल्यू भी क्या होगा? अच्छा k प्लस 1 तो कांस्टेंट है ना, और k माइनस 1 भी कांस्टेंट है, तो k प्लस 1 बाई k माइनस 1 को डिवाइड कर दो तो क्या होगा? तो भी कांस्टेंट होगा, नहीं होगा? ये ध्यान से दिखाइएगा। अच्छा अगर k पे हम स्क्वायर कर दे फिर उस पर 1 ऐड कर दे, k स्क्वायर माइनस 1 भी क्या है? सब कांस्टेंट, क्योंकि k कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं? सब चीज़ें जब सब में आना तो माने वो सर इसीलिए बता रहे थे कि सब चीज़ क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का माने मतलब क्या? सेम, इसका वैल्यू बार बार एक ही जैसा है। एग्जाम्पल यहाँ लेके दिखा दिया। और दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में डायरेक्ट रिलेशन है तो उन लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो बार बार एक ही नंबर आएगा, तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है वो। और दो वैल्यू के बीच में अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बार बार सेम नंबर आएगा। ठीक है, और फिर क्या समझाना आपको कि जो सेम नंबर आ रहा है क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ सबसे आएगा बोल दिया कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट नहीं बोलते, क्यों नहीं बोल रहे? बार बार को अलग अलग आ रहा। फिर यहाँ समझाया कि कांस्टेंट इसको बोलते हैं, कांस्टेंट का माने क्या होता है? कांस्टेंट का माने होता है कि यूनिवर्सली सब लोग इस दुनिया में एक ही माने। हम लोग क्लास 9 में चैप्टर का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पता नहीं लोगों को, आपको शायद पढ़े कि नहीं, यहाँ पढ़ाया कि नहीं। चैप्टर सर्किल एक चैप्टर था, वहाँ पर एक पाई का वैल्यू था, पाई
पाई की वैल्यू 22/7 नहीं पढ़ा है। ये एक वैल्यू है पाई, इसका नाम है, इसका वैल्यू था 22/7। ये भी कह रहा है कांस्टेंट, पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल, पाई का वैल्यू 22/7। कहीं भी चले जाओ मेन इंस्टीट्यूशन में पाई का मतलब क्या, तो बोलेगा 22/7। बंगला में पूरी का तो बंगला में बोलेगा 20, कैसे बंगला में कैसे बोलेगा, बंगला 22 क्या बोलता है, 22 ही बोलता है। अच्छा 22 ही बोलता है, 22/7 उसका पाई के माने उसका 22/7 सिर्फ बंगला में लिखेगा वो, अलग बात है। बात समझ में आ रही है। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। बढ़ा दे इसको जल्दी ले भाई, बढ़ा दे। तो जब सम बनाएंगे हम लोग ना, देखो जब लोग सम बनाएंगे तो बहुत जगह ऐसा ऐसा वैल्यू आए k + 1/k-1 आ जाएगा, कभी कभी आपका k² + 1/k² - 1 आ जाएगा, अलग अलग तरह से आएगा। कभी कभी आपका k-2 चला आएगा, कभी कभी आपका k + 2 चला आएगा। इस सब का सब क्या कांस्टेंट होगा, लेकिन शर्त आपको बोलना पड़ेगा पहले कि k भी कांस्टेंट। k को कांस्टेंट बगैर बोले आप तो कांस्टेंट बोल नहीं सकते। लेकिन जब ये k सवाल में आएगा हम तो उसी वक्त बोल देंगे कि k कांस्टेंट है ना। जब हम लोग साइन को डाल k लिखेंगे यहीं पर बोल देंगे वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ रेडिएशन गैस लॉ में लिखे हैं। जब k ही कांस्टेंट होता है तो k + 2 k-2 भी कांस्टेंट होगा, फिर ये सब भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो हम लोग करेंगे जब सम को लेकर लोग आगे बढ़ेंगे, सब बोले आगे बढ़ेंगे, सम तो बड़ा बड़ा बनेगा, तो इतना बड़ा बड़ा कांस्टेंट को करना में लेकर ढोएंगे नहीं हम, इतना बड़ा बड़ा कांस्टेंट को करना में लेकर ढोएंगे सम गलत का चांस बढ़ जाता है या गड़बड़ाने का मामला आ जाता है। सम अगर गलत नहीं होगा लेकिन गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे इन सब जो इतना बड़ा कांस्टेंट है इसको एक नया नाम दे देंगे, ठीक है ना। जैसे सब में अगर इतना बड़ा कोई टर्म आ गया हम लोग क्या साइड में कोना में, कई बार साइड में कोना में बोल देंगे कि k + 1/k-1, उसको मान लेंगे हम लोग है हमारे बोल देंगे ये कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इतना बड़ा कांस्टेंट को बड़ा बड़ा कांस्टेंट को सम में लेके बस होएंगे। इस सब देखने में बहुत खराब लगेगा, वो देखने में भारी लगेगा, बनेगा। तो जब भी बड़ा बड़ा कांस्टेंट हम लोग को दिखेगा हम लोग उसको आसान या छोटा मान लेंगे, जो मानेंगे उसको बोल देंगे हाँ ये भी कांस्टेंट। क्यों से कांस्टेंट बोल देंगे, इसके बराबर मान रहे हैं। जब ये कांस्टेंट है इसके बराबर ये मान लेंगे कांस्टेंट ही ना होगा क्योंकि इसके बराबर ही, ठीक। कुछ आपने ये माना है, आपका मतलब वेल मान सकते हैं, मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, मान सकते हैं, जो आपका मन आप मान सकते हैं। सवाल में क्वेश्चन देकर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो छोड़कर कुछ ही मान सकते हैं, यहाँ एन मान सकते हैं, की मान सकते हैं, की मान के भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी की। लेकिन इतना बड़ा कांस्टेंट लेके आप लोग सवाल में होएंगे, ठीक है। ये कौन से कांस्टेंट का आइडिया और वो दो वीडियो ये भेजेंगे, एक और भेजेंगे, दोनों को अच्छे से देख के आइएगा। अभी ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, आपको लग रहा है भारी होगा लेकिन एकदम भारी नहीं है, इससे बिल्कुल आसान जो पढ़ करने वाला जो भारी है इसका इंट्रोडक्शन कांस्टेंट को समझने में लगता है भारी, आपको भारी नहीं, ठीक है। अब इस बात